मूवी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका की एक सिटी दिखाई जाती है जिसके ऊपर एक बड़ा सा स्पेसशिप मंडरा रहा था। हम उस स्पेसशिप से एक चीज को गिरता हुआ देखते हैं जो कि उस स्पेसशिप का कमांड मॉड्यूल था। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहां पर हमें MNU नाम की एक कंपनी दिखाई जाती है जो कि एलियन कम्युनिकेशन पर रिसर्च करती थी और हथियार वगैरह बनाती थी। उस कंपनी का एक एम्प्लॉय इंटरव्यू देते हुए दिखाया जाता है। इसका नाम वीकस होता है। वीकस और उसकी टीम इंसानों की तरफ से एलियन से संपर्क करने का काम करती थी। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है जब वो स्पेसशिप पहली बार देखा गया था। अब तक 3 महीने बीत चुके थे और एलियंस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी। इस पर अफ्रीकन गवर्नमेंट MNU के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिसमें वो अपनी एक टीम स्पेसशिप में भेजेगी और वहां के हालात पता करेगी। टीम दरवाजा काट कर अंदर घुसती है और देखती है कि वहां हजारों की तादाद में एलियंस मौजूद हैं जो कि काफी कमजोर और बीमार हैं। उनकी सारी सप्लाईज भी लगभग खत्म हो चुकी थी। पूरी दुनिया की नजर अब साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट पर थी जिसकी वजह से ये लोग उन्हें मार भी नहीं सकते थे। फाइनली गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो इन लोगों के लिए रहने का जुगाड़ करेगी और इनके स्पेसशिप के जस्ट नीचे एक कॉलोनी बनाकर दे दी जाती है जिसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट 9। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि शिप से जो कमांड मॉड्यूल गिरा था उसके बिना ये शिप नहीं चल सकती और काफी ढूंढने के बाद भी वो कमांड मॉड्यूल किसी को नहीं मिलता और इसकी वजह से ये एलियंस अब धरती पर फंस चुके हैं। धीरे धीरे एलियंस का आतंक धरती पर बढ़ने लगता है और वो ह्यूमंस को परेशान करने लगते हैं। चोरी, हत्या और लूटपाट करना तक सीख गए थे। इंसान इनकी हरकतों से परेशान हो चुके थे क्योंकि पहली बार इंसानों को कोई ऐसा मिला था जो कि इनसे भी ज्यादा खतरनाक था। लोगों ने इन एलियंस को प्रॉन्स नाम दिया था। इनके पास खतरनाक हथियार भी थे जो कि इंसान की औकात से बिल्कुल बाहर थे। 20 साल बाद जब सरकार की नींद उड़ती है तब वो इन एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला करती है। MNU का वीकस घर घर जाकर एलियंस को यह जानकारी देता है कि 10 दिन के अंदर अंदर ये जगह खाली कर दो, पर एलियंस वहां से नहीं जाना चाहते थे और बात हाथापाई तक आ जाती है। पर इसके बावजूद भी वीकस कुछ एलियंस के सिग्नेचर लेने में कामयाब हो जाता है। खैर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहां हमें डिस्ट्रिक्ट 9 के जस्ट पास में एक कॉलोनी दिखाई जाती है जहां सारे ब्लैक अफ्रीकन्स रहते थे। कहने को ये काफी गरीब थे पर हर तरह के 2 नंबरी काम करते थे। ये अफ्रीकन्स इन एलियंस को नॉनवेज सप्लाई करते थे और बदले में पैसे और हथियार लेते थे। खैर इसी तरह का हथियार MNU के पास भी होते हैं पर इंसान इन्हें चला नहीं सकता था क्योंकि एलियंस ने इन हथियार को कुछ इस तरह से बनाया था कि इन्हें सिर्फ एलियन ही चला सकता था, किसी फिंगरप्रिंट की तरह। पर MNU हाथ पैर धोकर इस एलियन टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ चुकी थी और किसी तरह से ये लोग उन हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते थे। दूसरी तरफ वीकस फिर से एलियन की बस्ती में जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। उसे वहाँ काफी सारी चीजें जैसे हथियार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलती है जिन्हें देखकर वीकस को लगता है कि ये एलियंस का कोई टाइम पास करने की चीजें हैं, पर सच्चाई कुछ और थी। अगले सीन में हमें एक एलियन कपल और उनका बच्चा दिखाया जाता है जो कि कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहे थे। एलियन की बीवी को एक डिवाइस मिलती है पर उसका पति उस डिवाइस को छीन कर वापस कचरे के ढेर में फेंक देता है क्योंकि ये उसके किसी काम की नहीं थी। वहीं उधर इनके बच्चे को कोई काम की चीज मिलती है जिसे लेकर वो बच्चा अपने बाप को थमा देता है। इस चीज को देखकर बच्चे का बाप खुश हो जाता है और हमें एक सीक्रेट लैब टाइप कुछ दिखाया जाता है जहाँ ये तीनों मिलकर कुछ खुराफाती कर रहे थे। ये उस काम की चीज से कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमें पता चलता है कि एक्चुअल में स्पेसशिप का फ्यूल बना रहे हैं जिसे बनाने में अब तक इन्हें 20 साल लग गए थे। इनकी मेहनत रंगलाई ही थी कि वहाँ MNU की टीम पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। ये तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और बच्चे का बाप अपनी वाइफ को ये फ्लूइड देकर कहता है कि इसे छुपा दो। इतना कहकर वो वीकस और MNU की टीम से बात करने बाहर आता है। फिर से बात यहाँ भी नहीं बनती और बात हाथापाई तक आ जाती है, पर इस बार MNU की टीम उसे गोलियों से भून कर निपटा देती है। खैर मरने से पहले उस एलियन ने ये फ्लूइड बनाकर बहुत अच्छा काम कर दिया था। अगले सीन में वो एलियन बच्चा और उसकी माँ उस फ्लूइड को छुपा कर बाहर आते हैं। वीकस घर में आ जाता है और चारों तरफ तलाशी लेना शुरू करता है। एक दीवार के पीछे नॉक करने पर वीकस को एक हिडन दरवाजा मिलता है जिसके अंदर उसे वो लैब भी मिल जाती है जहाँ पर उस एलियन ने मरने से पहले वो फ्लूइड बनाया था। थोड़ी और तलाशी लेने पर वीकस को वो फ्लूइड भी मिल ही जाता है। चेक करते हुए वीकस उस फ्लूइड वाली डिवाइस को घुमा देता है जिसकी वजह से एक चिपचिपा पदार्थ वीकस के मुंह पर गिरता है जिससे वीकस खांसने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अगले दिन ऑफिस जाने पर वीकस अनकंफर्टेबल फील करता है और देखता है कि उसकी उंगली का एक नाखून अपने आप उखड़ गया था। वीकस वॉशरूम में जाता है और खांसने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। इतने में ही उसका एक और नाखून उखड़ जाता है जिसे देखकर वीकस काफी ज्यादा घबरा जाता है। शाम को घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने उसके प्रमोशन की खुशी में पार्टी रखी है, पर वीकस की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में ही उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। होश में आने पर वीकस देखता है कि उसका एक हाथ पूरी तरह से एलियन वाला हाथ बन चुका था। वीकस ये देखकर बुरी तरह से डरकर पैनिक करता है और MNU के कुछ लोग उसे कंट्रोल करते हैं। वीकस को अब हॉस्पिटल से हटाकर MNU की लैब में शिफ्ट किया जा चुका था और इस लैब में सीक्रेटली उन एलियन को मारकर उन पर रिसर्च की जा रही थी। इनका मेन मोटिव था कि जैसे तैसे रिसर्च वगैरह करके एलियंस के हथियारों को चलाना सीख जाए क्योंकि उन एलियंस के हथियार अर्थ की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे थे। दूसरी तरफ वीकस को एलियन का एक हथियार देकर चलाने के लिए बोला जाता है और वो हथियार चल भी जाता है जिसे देखकर MNU की टीम बहुत ज्यादा खुश होती है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि वीकस के सारे ऑर्गन्स निकालकर सरकार को दे देना चाहिए ताकि उन पर और ज्यादा रिसर्च हो सके। वीकस ये सारी बातें सुन रहा था क्योंकि वो पूरी तरह से होश में ही था। डॉक्टर वीकस के ऑर्गन निकालने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वीकस जैसे तैसे अपने आप को फ्री करता है और उस डॉक्टर पर हमला कर देता है। वीकस अब वहाँ से भागना चाहता था। अब तक ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि एक आधा इंसान और आधा एलियन शहर में इधर उधर घूम रहा है। वीकस पूरे शहर में इधर उधर भाग रहा था पर सब लोग उसे पहचान ले रहे थे। कोई और रास्ता न होने पर वीकस डिस्ट्रिक्ट 9 में जाने का फैसला
करता है और वहाँ पर वो कुछ अबेंडन घर देखता है जहाँ पर पहले एलियंस रहा करते थे। विकस वहाँ रुकने का फैसला करता है। वो अपनी वाइफ को कॉल करके सारी चीजें बताता है, बट उसकी वाइफ कहती है कि वो उसे दोबारा कॉल ना करे, क्योंकि न्यूज में झूठी खबर फैलाई गई थी कि विकस ने एलियंस के साथ संबंध बनाए हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत ये हो गई है। और उसकी वाइफ भी न्यूज वाली बातों को सच मान रही थी। विकस इससे बहुत ज्यादा निराश होता है और अपना हाथ काटने की सोचता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और जैसे तैसे अपनी एक उंगली काट लेता है, जिसकी वजह से उसे भयंकर दर्द होता है। इतने में विकस को हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई देती है, जो कि विकस को ढूंढने निकले थे और अब वो उसी की तरफ आ रहे थे। विकस उन्हें देखकर भागता है और छुपते छुपाते घर में पहुंचता है। वहाँ उसे वही एलियन बच्चा और उसकी माँ दिखाई देती है, जिसके हस्बैंड ने स्पेसशिप का फ्लूइड इन्वेंट किया था। वो एलियन वाइफ विकस को पहचान लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। विकस कहता है प्लीज मुझे छुपा लो, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। इतना कह के वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। एलियन वाइफ को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, बट फाइनली उसे जमीन के नीचे छुपा देती है। होश आने पर एलियन वाइफ उसे फ्लूइड के बारे में पूछती है और बताता है कि वो विकस को ठीक कर देगी, पर इसके लिए जो मेडिसिन चाहिए वो ऊपर मदरशिप में पड़ी है। और इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं वो एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जिसकी हेल्प से हम ऊपर आसमान में उड़ रही मदरशिप तक पहुंच सकते हैं, पर इसके लिए हमें उस फ्लूइड की जरूरत है। इसलिए विकस वो फ्लूइड उसे दे दे, पर इस पर विकस मना करता है और कहता है कि वो फ्लूइड इस वक्त एमएनयू के ऑफिस में है, जहाँ से उसे लाना लगभग इम्पॉसिबल है। एलियन वाइफ विकस को बताती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर जल्दी से मदरशिप पहुंचकर वो दवाई नहीं ली तो विकस भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा। और इतना सुनते ही विकस तुरंत वो फ्लूइड चुराने के लिए मान जाता है और बताता है कि एमएनयू की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और हमारे पास एक भी हथियार नहीं है। दरअसल एमएनयू ने पहले ही एलियंस के सारे हथियार जब्त कर लिए थे। खैर इनके पास एक और ऑप्शन था जहाँ से इन्हें हथियार मिल सकते थे। आपको याद हो तो मैंने शुरू में बताया था कि डिस्ट्रिक्ट 9 के पास ब्लैक अफ्रीकन की एक कॉलोनी थी, जहाँ के लोग नॉनवेज के बदले एलियन से पैसे और हथियार लेते थे। विकस वहाँ से हथियार लाने का प्लान बनाता है और वहाँ पर जाता है। विकस उनसे हथियार की डिमांड करता है, पर वहाँ के लोग उसे पहचान लेते हैं और उनका बॉस विकस का एलियन वाला हाथ काटने के लिए कहता है। पर तभी विकस अपने पास में पड़ा एक हथियार उठा लेता है और अफ्रीकन पर चला देता है, जिससे काफी गुंडे मारे जाते हैं। उनका बॉस विकस को धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुझे ढूंढ लूंगा, पर विकस उसे फक ऑफ बोलकर निकल जाता है। अगले सीन में हम एमएनयू की बिल्डिंग देखते हैं, जहाँ विकस और एलियन वाइफ धमाके करते हुए एंट्री ले चुके थे। ये दोनों तेजी से गार्ड्स को निपटाते हुए नीचे अंडरग्राउंड लैब की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर वो फ्लूइड रखा हुआ था। ये दोनों उसी लैब में पहुंचते हैं जहाँ पर विकस को रखा गया था। इधर उधर ढूंढने के बाद इन्हें वो फ्लूइड मिल जाता है और ये दोनों एमएनयू की बिल्डिंग से कार उठाकर वहाँ से भागते हैं। अब तक एमएनयू की पूरी टीम हेलीकॉप्टर वगैरह लेकर इन दोनों के पीछे पड़ चुकी थी। भागकर ये दोनों उसी घर में पहुंचते हैं जहाँ वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पड़ा था, जिसकी हेल्प से उड़कर मदरशिप तक पहुंचा जा सकता था। विकस एलियन वाइफ से पूछता है कि उसका हाथ कब तक ठीक हो जाएगा। इस पर एलियन वाइफ उसे बताती है कि इस हाथ को ठीक होने में उसे 3 साल लगेंगे। विकस परेशान होता है और कहता है कि 3 साल बहुत ज्यादा समय है। जवाब में एलियन वाइफ कहती है कि पहले उसे अपनी स्पीशीज को बचाना होगा। विकस उसे याद दिलाता है कि हमारे बीच में सौदा हुआ था, जिसमें तुम तब तक अर्थ नहीं छोड़ोगे जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाए। एलियन वाइफ कहती है कि वो अपने लोगों को इस तरह ह्यूमंस का टेस्ट सब्जेक्ट बनाकर नहीं छोड़ सकती। दरअसल ये दोनों जब एमएनयू की लैब में पहुंचे थे, तब इस एलियन वाइफ ने उसके साथियों के कटे फटे शरीर देखे थे और उनमें से एक एलियन उसका हस्बैंड था, जिसने ये फ्लूइड बनाया था। एलियन वाइफ विकस से कहती है कि मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, जिस पर विकस कहता है कि मेरा क्या होगा, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था। इस पर वो एलियन वाइफ बोलती है कि वो उसे बचाने दोबारा जरूर आएगी। यह सुनकर विकस पूरी तरह से टूट जाता है और एक लकड़ी का फट्टा उठाकर उसके सिर पे मार देता है, जिससे वो एलियन वाइफ बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। विकस फटाफट से बेसमेंट में जाता है, जहाँ वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखता है। वहाँ वो एलियन बच्चा भी था और उसे इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज थी। विकस बच्चे को वो फ्लूइड देता है और वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। विकस उसे उड़ाकर मदरशिप तक ले जाने लगता है कि नीचे से एमएनयू की मिसाइल आती है और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को हिट करती है, जिससे इसका बैलेंस बिगड़ता है और वो ऑब्जेक्ट देखते ही देखते जमीन पर आ गिरता है। एमएनयू के गुंडे विकस को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। इनको अब तक ये नहीं पता था कि वो एलियन बच्चा अभी तक उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में छुपा हुआ है। एमएनयू के गुंडे उसे ले जा रहे थे कि अचानक से पास की बस्ती से अफ्रीकन वहां आ जाते हैं, जिनसे विकस ने हथियार चुराए थे। वो लोग विकस को पकड़ लेते हैं और काले बॉस के सामने पेश करते हैं। गंजा बॉस विकस से कहता है कि मैंने बोला था ना तुझे पकड़ लूंगा, जिस पर विकस का ऑरा माइनस में चला जाता है। गंजा बॉस कहता है कि वो बस विकस का हाथ काट कर खाना चाहता है, ताकि वो भी विकस की तरह बनके एलियन हथियार चला सके। दूसरी तरफ एमएनयू के लोग भी विकस को लेने वहां आ चुके थे और अफ्रीकन लोगों से फाइट करने लगते हैं। अंदर बॉस विकस का हाथ काटने वाला था कि वहां पड़ा एक एलियन रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। एक्चुअली इस रोबोट को उस एलियन बच्चे ने उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर ही एक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि उस फ्लूइड के मिलने के बाद काफी कंट्रोल अब बच्चे के हाथ में थे। और वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि वही कमांड मॉड्यूल था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में मदरशिप से गिरते हुए देखा था। खैर अफ्रीकन बॉस विकस का हाथ काटने ही वाला था कि एलियन बच्चा रोबोट को एक्टिवेट करता है और एक ही बार में अफ्रीकन पर निशाना लगाकर सबको निपटा देता है। यही नहीं बल्कि ये बच्चा मदरशिप को भी एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ एमएनयू ने एलियन वाइफ को पकड़ लिया था और वो उसे पूछते कि आखिर तुम लोगों का प्लान क्या है, जिस पर एलियन वाइफ चुप रहती है। सीन विकस पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो देखता है कि वो रोबोट ओपन हो चुका है और उसमें एक इंसान के बैठने की जगह थी, मतलब कि इस रोबोट को मैनुअली भी यूज किया जा सकता था। विकस रोबोट में बैठकर निकलता है और एमएनयू के लोग उस पर फायरिंग करते हैं। विकस चिल्लाता है कि वो किसी को हार्म नहीं करना चाहता, बस उसे यहाँ से जाने दो। एमएनयू का कैप्टन फायरिंग रोकता है और उसे जाने देता है, पर वो पीछे से अपनी टीम से उसका पीछा करने को कहता है। दूसरी तरफ एलियन वाइफ अभी तक मुंह बंद करके बैठी हुई थी और एमएनयू के लोग उसे मारे जा रहे थे। विकस वहां पहुंचता है और सबको निपटा कर एलियन वाइफ को बचा लेता है और उसे लेके कमांड मॉड्यूल यानी कि उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ भागता है। काफी गोलियां लगने की वजह से
रोबोट बुरी तरह से डैमेज होता है और वहीं गिर पड़ता है। वीकस एलियन वाइफ से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इन्हें यही रोकता हूँ। जवाब में एलियन वाइफ उसे अकेला छोड़कर जाने से मना करती है, पर वीकस उसे अपने बच्चे की कसम देता है और कहता है कि जल्दी से मॉड्यूल तक पहुंचो और यहाँ से निकल जाओ, वरना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एलियन वाइफ 3 साल बाद वापस आऊंगी बोलकर वहां से चली जाती है। जैसे तैसे वो कमांड मॉड्यूल तक पहुंचती है और उसे उड़ाकर मदरशिप तक ले जाती है। वहीं वीकस अब भी सबसे लड़ रहा था कि पीछे से एक गाड़ी रोबोट को ठोक देती है, जिससे रोबोट अब तक पूरी तरह से खराब हो चुका था और वीकस उसमें से निकलकर नीचे गिर जाता है। एमएनयू का कैप्टन अभी तक बचा हुआ था और वो वीकस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। कैप्टन गोली चलाने ही वाला था कि दूसरे एलियंस आते हैं और कैप्टन को ही निपटा देते हैं। वीकस अब तक आधे से ज्यादा एलियन में कन्वर्ट हो चुका था। मदरशिप अब वहां से जा चुकी थी और इसके बाद किसी ने दोबारा वीकस को नहीं देखा। उधर एमएनयू पर इलीगली एलियंस पर रिसर्च करने और हथियारों के एक्सपेरिमेंट करने के चलते गवर्नमेंट एक्शन लेती है और कंपनी सील कर देती है। कुछ दिन बाद वीकस की वाइफ को दिखाया जाता है, जिसके घर की डोरबेल बजती है। गेट खोलने पर उसे एक पेपर का खिलौना दिखता है, जिसे देखकर वो हैरान तो होती है, साथ में खुश भी होती है। दरअसल ऐसे खिलौने वीकस उसकी वाइफ के लिए अक्सर बनाया करता था। वीकस की वाइफ उसे देखकर खुश होती है और उसे समझ आ जाता है कि वीकस निर्दोष था और उसे फंसाया गया था। सीन डिस्ट्रिक्ट 9 की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम फाइनली वीकस को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से एलियन बन चुका था और कहानी यही खत्म हो जाती है। खैर मूवी की बात करें तो एंडिंग काफी सैड थी और हमारे मन में काफी सारे सवाल छोड़ जाती है कि क्या वीकस दोबारा इंसान में बदल पाएगा, क्या वो एलियन वाइफ दोबारा उसे ठीक करने के लिए आएगी। खैर इसका सीक्वल अभी तक नहीं आया है और मुझे नहीं लगता कि उसका सीक्वेंस कभी आएगा। खैर फिर भी अगर आता है तो मैं आप लोगों के लिए उसे जरूर कवर करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।